हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल साहित्य। आज हम मुगल साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे हमें मुगल काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों, मुगल साहित्य में जो हम शुरुआत करते हैं वो हम बाबरनामा से करते हैं, अर्थात बाबरनामा से हमारी प्रारंभ होती है। और आज की क्लास में हम बाबर और हुमायूं के शासनकाल में जो साहित्य लिखा गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बात समझना दोस्तों, अगर हम कॉलेज लेक्चरर, एनटीए नेट, यूपीएससी की एग्ज़ाम की बात करें तो अक्सर एग्ज़ामों में अब बहुत ज़्यादा ये पूछा जाने लगा है, किताबों के अंदर से या हम कहें साहित्यों के अंदर से कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां पूछी जाती हैं और पूछा जाता है यह किससे ली गई है। तो दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि जो साहित्य है वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और वो किताब के अंदर से ही एक दो लाइन पूछ ली जाती है। और साहित्य, अगर हम मुगल साहित्य को अच्छी तरह समझ लें तो मुगल इतिहास को समझना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि साहित्य के आधार पर ही जो वर्तमान में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं ये उसी आधार पर लिखी गई हैं। बाबरनामा की सहायता ली गई है, अकबरनामा की सहायता ली गई है, हुमायूं नामा की सहायता ली गई है। कहने का मतलब ये है जो वर्तमान में जो किताब लिखी जाती है, तो दोस्तों वह किताब जो लिखी जाती है वे उस शासन काल में, अर्थात जिस समय की लिखी जा रही है उस शासन काल में जो पुस्तकें लिखी गई थी, जो साहित्य लिखा गया था उसके आधार पर ही लिखी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम मुगल साहित्य के बारे में आज पढ़ेंगे। और दोस्तों, मुगल साहित्य से ही जुड़ा हुआ है मुगल इतिहास। एक सिक्के के ये दोनों पहलू हैं। अगर हम साहित्य को अच्छी तरह समझ लें तो मुगल इतिहास को समझना बहुत आसान रहेगा। अगर हम बाबरनामा की बात करें तो दोस्तों, बाबरनामा में महाराणा सांगा, कृष्ण देव राय और 5 मुस्लिम जो शासक थे उनके राज्य का भी वो बाबर ने उल्लेख किया है। तो दोस्तों, समझते हैं हम विस्तार से मुगल साहित्य के बारे में। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा बाबर आता है। कौन आता है? बाबर आता है। बाबर, जिसका शासनकाल भारत में 1526 से 1530 ईस्वी तक रहता है। 1530 ईस्वी तक रहता है। ठीक है ना। अब दोस्तों हम बाबर की बात करते हैं। बाबर ने स्वयं ने, खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबर के प्रशासन के बारे में, बाबर की जो गलत संगति थी उसके बारे में बाबर ने खुद ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है। ठीक है ना। तो समझना दोस्तों, आत्मकथा, आत्मकथा दोस्तों नाम से ही पता चल गया है। आत्मकथा, आत्मकथा का अर्थ होता है अपने बारे में कथा लिखना या अपने बारे में पुस्तक लिखना। ठीक है ना। तो दोस्तों हम आत्मकथा की बात करें तो नंबर पहला है बाबरनामा। ये जो बाबरनामा है ये है बाबर की आत्मकथा। ठीक है ना, बाबरनामा। ठीक है। अब दोस्तों हम बाबरनामा में बाबर ने क्या क्या उल्लेख किए हैं, कौन कौन सी घटनाओं का उल्लेख किया है, भारत की राजनीतिक, धार्मिक और जो सैनिक घटनाएं थी, भारत के सैनिकों के बारे में भी क्या उल्लेख किया है, भारत के मौसम वातावरण के बारे में भी क्या उल्लेख किया है, अपने बारे में भी क्या उल्लेख किया है, तो उसके बारे में दोस्तों हम समझेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो दोस्तों समझना 1508 से 1519 तक, इसके बाद दोस्तों 1520 से 1525 तक, इसके बाद दोस्तों 1529 से 1530 तक का उल्लेख
नहीं है। ये दोस्तों जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जो बाबरनामा है उसमें 1508 से 19 तक और 20 से 25 तक और 1529 से 30 तक का कोई उल्लेख नहीं है। इन घटनाओं के बारे में जो 1508 से 19 तक जो घटना है, ठीक है ना, 20 से 25 तक जो घटना है और 29 से 30 तक की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बाबर ने उल्लेख नहीं किया। बाकी जो घटनाएं हैं उनके बारे में उल्लेख किया है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करें, ये दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में। एक बात आप समझना, मुगल काल की जो राजकीय जो भाषा थी वे फारसी थी और मुगल काल में जो साहित्य लिखा गया है वह सबसे ज्यादा वह फारसी भाषा में ही लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो अन्य भाषाओं में भी लिखे गए हैं। उन्हीं अपवादों में जब हम बात करते हैं तो बाबर के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है वह दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा की बात करें, दीवान की बात करें, मुबाय्यान की बात करें तो ये तुर्की भाषा में लिखे गए, ठीक है ना। आगे समझना दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा में पांच मुस्लिम राज्य नंबर एक दिल्ली है, जहां का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। जहां का शासक था इब्राहिम लोदी। इसके बाद दोस्तों नंबर दूसरा मालवा महमूद खिलजी द्वितीय था मालवा के शासक। इसके बाद नंबर तीसरा शासक गुजरात का था, गुजरात का मुजफ्फर, ठीक है ना। इसके बाद एक और भी शासक था, वो था बंगाल का शासक था नुसरत खान। एक और शासक था बहमनी, ठीक है ना। कलीमुल्ला, क्या नाम था? कलीमुल्ला। ये 5 राज्य थे भारत में, मुस्लिम राज्य थे। क्या थे दोस्तों? मुस्लिम राज्य थे, मुस्लिम राज्य। इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वे हमें बाबरनामा से प्राप्त होती है। एक बात समझना, ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है, बाबरनामा में बाबर ने कितने मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया था? तो 5 का किया था। यह भी पूछा जा सकता है 5 कौन कौन से राज्यों का उल्लेख किया था? तो दोस्तों ये 5 राज्य हैं जिनका उल्लेख किया था। 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था। कितनों का? 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, ठीक है ना। 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्य, 2 हिंदू राज्यों का किया था। नंबर 1 है मेवाड़। कौन होगा मेवाड़ का शासक? महाराणा सांगा। नंबर दूसरा है विजयनगर, जो शासक था कृष्ण देव राय। क्या नाम था? कृष्ण देव राय था विजयनगर। इन राज्यों का उल्लेख किया है। एक बात आप और समझना भाई, राज्यों का उल्लेख तो इनका किया है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं है कि और राज्य भी नहीं थे, और राज्य भी थे, लेकिन और राज्य इतने ताकतवर नहीं थे। बाबर ने जो 5 जो राज्य थे मुस्लिम ताकतवर, उनका उल्लेख किया है, और 2 जो हिंदू राज्य ताकतवर थे उनका उल्लेख किया है बाबर ने। किसमें? बाबरनामा में। आगे समझना,
बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर ने यह भी कहा है शराब, ये भी कहा है मैं खानवा के युद्ध से पहले, कौन से युद्ध से पहले? खानवा, ठीक है ना। खानवा के युद्ध से पहले, जो कब हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, ठीक है ना। ये भी कहा है बाबर ने मैं खानवा के युद्ध से पहले शराब पिया करता था और नमाज भी मैं कभी कभी पढ़ा करता था। लेकिन खानवा के युद्ध के समय बाबर ने सैनिकों को जोड़ने के लिए उस समय ये शपथ ली थी कि आज के बाद कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा। और जो सोने चांदी के जो बर्तन थे, शराब के जो प्याले थे, उनको सभी को बाहर निकाल दिया, फेंक दिया, ठीक है ना। ये बाबर ने अपनी बाबरनामा में अपनी बुरी आदत का भी उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? बुरी आदत का भी उल्लेख किया है कि मैं शराब पिया करता था। इसीलिए इस बाबरनामा को सबसे अच्छी आत्मकथा माना है। अगर हम एल्फिनिस्टन की बात करें तो विदेशी इतिहासकारों ने इसे सबसे अच्छी आत्मकथा माना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बाबर ने अपनी बुराइयों का भी उल्लेख किया है, इसमें जो अंदर बुराइयां थी उनका भी उल्लेख किया है। वरना जिन्होंने आत्मकथा लिखी है उन्होंने केवल अपनी अच्छाइयों का उल्लेख किया है, लेकिन बाबर ने अपनी बुराइयों का भी उल्लेख किया है, ठीक है ना। इसके बाद बाबर ने इसमें यह भी लिखा है भारत के मौसम के बारे में। मौसम में 3 अभिशाप बताए हैं। लू, ठीक है ना, नंबर दूसरा गर्मी और धूल, ठीक है ना। समझना, मौसम में कहा है बाबर ने, एक समझो कितनी अच्छी तरीके से लिखा है आत्मकथा को। भारत के मौसम के बारे में भी जानकारी मिलती है। बताया है कि भारत के 3 अभिशाप थे। नंबर 1 लू, यहां पर जो लू चलती थी जून जुलाई में, यहां पर जो लू चलती थी बड़ी खतरनाक होती थी और जो गाल होते थे गालों को चाटते हुए चले जाती थी। कहने का मतलब यह था बहुत गर्म लू पर चलती थी, ठीक है ना। गर्मी के बारे में भी उल्लेख किया कि यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। और धूल के बारे में लिखा है कि यहाँ पर गर्मियों के समय में आंधी के साथ धूल भी उड़कर आती थी। देखो आज भी हमारे राजस्थान में तो धूल के बवंडर आते हैं साहब, ठीक है ना। और पश्चिमी राजस्थान में तो ये भी होता है आजकल, अर्थात गर्मियों के समय जब आंधी चलती है तो जो रेत के जो धोरे हैं वो आज यहाँ पर हैं, कल दूसरी जगह भी बन जाते हैं इस तरीके से। और वो धोरे ऐसे लगते हैं जैसे कोई पानी चल रहा हो, क्योंकि इस तरीके से बने हुए होते हैं धोरे, रेत के धोरे, ठीक है ना। दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई पानी चल रहा, ठीक है ना। तो ये 3 अभिशापों के बारे में भी लिखा है बाबर ने, ठीक है ना। लू, गर्मी और धूल, ठीक है ना। एक बाबर ने यहाँ पर यह भी लिखा है भारतीय सैनिक। बाबर ने लिखा है भारतीय सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। अर्थात जो भारत के जो सैनिक हैं वो केवल मरना जानते हैं, वो लड़ना नहीं जानते। ये भी बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है, ठीक है ना। और अगला है बाबर ने ये भी लिखा है भारत के लोग कुरूप और काले थे, ठीक है ना। ये भी लिखा है बाबर ने, ठीक है ना। और एक बात समझना, हो सकता है थोड़ी बाबर को यहां पर गलत फहमी हो, लेकिन कुछ हद तक थोड़ी ये सच्चाई भी है भी, ठीक है ना। जो आज भी जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, क्योंकि एक बात समझना आप, ठीक है ना, क्योंकि हमें हर चीज को थोड़ा समझना चाहिए। जो बाबर हैं, बाबर कहां से आ रहे हैं? समरकंद की ओर से आ रहे हैं भारत में, अफगानिस्तान। भाई वहां पर खूबसूरती हमसे ज्यादा है, ठीक है ना, समझना, खूबसूरती वहां पर हमसे ज्यादा है।
तो उनके मुकाबले भारत के जो लोग थे, हाँ हो सकता है काले होंगे, काले भी हैं भी, ये भी सच्चाई है, ठीक है ना, काले हैं भी उनके मुकाबले हम, ठीक है ना, तो ये भी लिखा था, ठीक है ना। बाबर ने आम के बारे में भी लिखा था, किसके बारे में लिखा था, आम के बारे में भी लिखा था, आम स्वादिष्ट के बारे में भी लिखा था, ठीक है ना। और ये भी लिखा था जो आम होता है इसे काफी समय तक अगर इसे जीवित रखा जाए तो इसे कैसे रखा जाए। तो दोस्तों जो घी होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं जिनमें अपन एक गोल की तरह होती है, एक मटके से बड़ा होता है, ठीक है ना, आजकल तो खैर नहीं है, पहले हमारे घरों में भी पहले उसमें आटा भरकर रखते थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, अगर उसमें घी भरकर रखें, अगर घी के अंदर आम को डाल दें तो आम खराब नहीं होता, ठीक है। ये भी रखा था आम को सुरक्षित रखने के लिए। आमों के बारे में बहुत अच्छा लिखा था कि भारत के आमों के बारे में, ठीक है ना, बाबर ने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, ये जो बाबरनामा है ये हो गई बाबर की बाबरनामा। अब इसकी हम बात करें, इसके हम अनुवाद की बात करें, इसका अनुवाद, ठीक है ना, इसका अनुवाद हुमायूं के समय पायंद खां और जैन खां ने भी किया था। अकबर के समय की हम बात करें, अब्दुल रहीम खाना ने भी इसका वो किया था। इसके बाद दोस्तों नंबर तीसरी हम बात करें शाहजहां के समय बात करें, तुर्बती ने भी इसका अनुवाद किया था। पहला पायंद खां ने, दूसरा जैन खां ने, तीसरा अब्दुल रहीम खान ने, और चौथा जो अनुवाद किया था वे शाहजहां के समय तुर्बती ने इसका अनुवाद किया था। इन्होंने जो इसका अनुवाद किया था वे फारसी भाषा में किया था। कौन सी भाषा में किया था? फारसी भाषा में किया था। ये एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा समझ लें आप। हुमायूं के समय, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, हुमायूं के समय पायंद खां, नंबर दूसरा जैन खां। अकबर की हम बात करें, अकबर के शासनकाल की हम बात करें तो अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें शाहजहां के शासनकाल की बात करें, शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो तुर्बती ने इसका अनुवाद किया था। इसका अनुवाद दोस्तों 4 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 4 बार। ये सारा जो अनुवाद किया गया है ये फारसी भाषा में किया गया है। किस में किया गया है? फारसी भाषा में किया गया है, ठीक है ना। 1905 में मैडम बेवरिज ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया। किस में किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है बाबर की बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है, ठीक है ना। और इस बाबरनामा से ही हमें ये पता चलता है, बाबरनामा में बाबर ने कहा है जब मैं काबुल में था, क्या कहा है? जब मैं काबुल में था उस समय महाराणा सांगा ने मेरे पास अपना राजदूत भेजा और कहा जिस समय आप भारत पर आक्रमण करेंगे उस समय मैं भी आपकी सहायता करूंगा। लेकिन मैंने भारत पर आक्रमण किया और महाराणा सांगा ने मेरी कोई सहायता नहीं की, अर्थात महाराणा सांगा ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और इसीलिए मैंने महाराणा सांगा पर आक्रमण किया या महाराणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर क्या किया था? युद्ध किया था। ये जानकारी हमें बाबरनामा से ही प्राप्त होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं आपके लिए आपसे कह रहा हूं जो ये साहित्य है मुगल काल का, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्य,
क्योंकि साहित्य के माध्यम से हमें उस समय की सारी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है बाबर नामा, जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। इसमें दोस्तों कौन कौन सा उल्लेख नहीं है? 1508 से 19 तक का उल्लेख नहीं है, 1520 से 25 तक का नहीं है, 1529 से 30 तक का उल्लेख नहीं है, बाकी इसमें उल्लेख है। तुर्की भाषा में लिखी है। यहां पर 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया: दिल्ली, इब्राहिम लोदी, मालवा, महमूद खिलजी सेकंड, गुजरात मुजफ्फर शाह, और बंगाल दोस्तों नुसरत खां, बहमनी, कलीमुल्ला खां। 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है: मेवाड़ महाराणा सांगा, विजयनगर कृष्ण देव राय। दोस्तों इसका 3 बार फारसी में अनुवाद किया गया है। हुमायूं के समय पायंद खां, जैन खां ने किया है, अकबर के समय अब्दुल रहीम खां ने किया है, शाहजहां के समय तुर्बती ने इसका अनुवाद किया है, ठीक है ना। और मैडम बेवरीज ने 1905 में इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है। 3 अभिशाप बताए हैं भारत के: लू बताई है, गर्मी बताई है, धूल बताई है, ठीक है ना। अभिशापों के साथ साथ एक अच्छी बात भी बताई थी, उसको भी सुन लेना। अच्छी बात बाबर ने यह बताई थी, जब भारत के अंदर जब बारिश होती है, भारत के अंदर जब बारिश होती है और बारिश जब हो जाती है, उसके बाद जो मिट्टी से जो खुशबू आती है वो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। देखो भारत की मिट्टी के बारे में बाबर ने भी क्या लिखा है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है बाबरनामा, जहां से आपके काफी प्रश्न बनकर आते हैं। और वर्तमान समय में दोस्तों वो जो राजनीतिक जो घटनाएं थी, युद्ध होते थे, किसका किसके मध्य हुआ था, वो चले गए दोस्तों, वो समय और था, ये समय और है। अब दोस्तों आपको आर्थिक, सामाजिक, साहित्य के अंदर से अब गहराई से और ज्यादा पूछा जाने लग गया है, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एग्जाम का लेवल क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों ये हो गया दोस्तों बाबरनामा के बारे में हो गया, ठीक है ना। इसके बाद बाबर ने कुछ एक दीवान की रचना भी की थी, मुबाइना की रचना भी की थी, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। फिर हम समझेंगे हुमायूं के शासनकाल के साहित्य के बारे में समझेंगे। एक है दोस्तों दीवान। ये जो दीवान है ये दोस्तों काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। इसकी रचना भी तुर्की भाषा में की गई थी। किसने की थी? तुर्की भाषा में। इसकी रचना भी किसने की थी दोस्तों? बाबर ने की थी। देखो एक बात समझना, एक इंसान गलतियां होती है, ये गलत बात है कि एक इंसान केवल एक फील्ड में अच्छा कर सकता है, ये गलत बात है, इस बात को मैं कभी नहीं मानता। एक इंसान एक के अलावा एक इंसान दो 3 फील्डों में बहुत अच्छा कर लेता है, ये भी सच है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है मोबाइयान। ये भी दोस्तों तुर्की भाषा में इसकी रचना की थी बाबर ने। किसमें की थी? तुर्की भाषा में। इसमें इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों मुबाइयान और दीवान, इनके बारे में भी अगर दीवान भी आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये इसकी रचना भी किसने की थी? बाबर ने की थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हुमायूं के साहित्य के बारे में, ठीक है ना। हुमायूं के द्वारा, हुमायूं के समय में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया था, ठीक है। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी, ठीक है ना। दोस्तों तारीख रशदी, तारीख रशदी, ठीक है ना। ये किसने लिखी थी? मिर्जा हैदर दोगलोत ने। किसने लिखी थी? मिर्जा हैदर दोगलोत ने लिखी थी, ठीक है ना। आगे समझना, ये दोस्तों बाबर का ममेरा भाई था।
ठीक है ना। आगे भी समझना, बाबर का ममेरा भाई था और ये बाबर के साथ भी रहे थे काफी समय तक और हुमायूं के साथ भी रहे थे, ठीक है ना। बाबर के साथ भी रहे थे और हुमायूं के साथ भी रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, इसने तारीख रश्दी नामक जो पुस्तक लिखी थी, इसके बारे में, इस पुस्तक में दोस्तों बाबर और हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती, ठीक है ना। और दोस्तों समझना, ये जो तारीख रश्दी है इसे 1527 से 1553, नंबर दूसरा है दोस्तों 1541 ईस्वी तक। समझना इस प्रश्न को, देखो प्रश्न कहां से बनते हैं उसको आपको समझना है, ठीक है ना। इसे दो भाग हैं, दो भाग, इसके कितने भाग हैं दोस्तों? दो भाग हैं। एक भाग है 1527 से 1553, ठीक है ना, इसमें हुमायूं के बारे में वो सारी जानकारी मिलती है। एक है 1541, इसमें अपने बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, अपने बारे में जानकारी मिलती है। इस तरीके से विभाजित किया था इसको, ठीक है ना। और इससे दोस्तों ये भी जानकारी प्राप्त होती है तारीख रश्दी से, ठीक है ना, हुमायूं का अपने भाइयों के साथ कैसा संबंध था और हुमायूं ने कश्मीर पर इधर आक्रमण करने के लिए दोस्तों इसे कमान भी सौंपी थी। किसको दोस्तों? मिर्जा हैदर दोगलत को कमान भी सौंपी थी और वहां पर इसने विजय भी प्राप्त की थी। हुमायूं के साथ काफी अच्छी तरह रहा था और अब हुमायूं का काफी अच्छा साथ दिया था, ठीक है ना। दो भागों में लिखी हुई है तारीख रश्दी, ठीक है ना, 1527 से 1553 और 1541 ईस्वी। यहां पर किसके बारे में? हुमायूं के बारे में है, नीचे अपने बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली हम बात करें, ख्वांद अमीर, ठीक है दोस्तों। ये एक इस समय हुमायूं के संग में एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, ठीक है ना दोस्तों, जिसका नाम था गयासुद्दीन नाम था। क्या नाम था? गयासुद्दीन, ठीक है ना, गयासुद्दीन, ठीक है दोस्तों। इसने ख्वांद अमीर ने कई पुस्तकें लिखी थी, जिसमें कानून ए हुमायूनी, ठीक है ना, या हम कहें हुमायूं नामा, ठीक है ना। ये किसने लिखी थी? ख्वांद अमीर ने लिखी थी, जिसका नाम था गयासुद्दीन नाम था, ठीक है ना, इसने लिखी थी। इसमें हुमायूं के कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो जो हुमायूं के कानून थे उनके बारे में, प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें तो इसी यहां से खगोल, समझना पहले, खगोल और ज्योतिष के बारे में भी जानकारी यहां से प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कानून हुमायूनी से, इससे ज्योतिष के बारे में, खगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि आपको ये मालूम होगा, मैंने पिछली क्लास में, हुमायूं वाली क्लास में ये पढ़ाया था, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करते थे। सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे, शनिवार को काले और सोमवार को सफेद, इस तरीके से अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे, ज्योतिष में विश्वास करते थे। इसकी जानकारी भी यहीं से प्राप्त होती है, ठीक है ना। एक और किताब थी दोस्तों, खुलासत उल अखबार, ठीक है ना। एक और किताब थी दस्तूर उल वजूरा, ठीक है ना, दस्तूर उल वजूरा, ठीक है। खुलासत उल अखबार,
जो ये खुलासत उल अखबार है, इसमें दोस्तों मुस्लिम सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खुलासत उल अखबार, ये किताब पूछी भी जा सकती है, भाई खुलासत उल अखबार किसकी है, ठीक है ना। खुलासत उल अखबार किसकी किताब है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो किताब है ये भी ख्वांद अमीर की किताब है, ठीक है ना। ये किताब इन्होंने लिखी थी, ठीक है दोस्तों। ख्वांद अमीर ने, अब है बात तो उसको समझना, ख्वांद अमीर ने हुमायूं की तुलना किससे की थी? सिकंदर से की थी। किससे की थी? सिकंदर से। अब समझना भाई, सिकंदर से करेगा, ठीक है ना। सिकंदर से जब तुलना करेगा तो हुमायूं अब खुश हो जाएगा, तो आप भाई सिकंदर है, भाई सिकंदर मान, ठीक है ना। इसने ये भी कहा था सिकंदर ए आजम भी कहा है। अगर पूछा जाए दोस्तों हुमायूं को सिकंदर आजम किसने कहा था? ख्वांद अमीर ने कहा था, गियासुद्दीन ने कहा था, ठीक है ना। सिकंदर से तुलना की थी। ये प्रश्न वर्तमान में बहुत अच्छा प्रश्न है। हुमायूं की तुलना सिकंदर से किसने की थी? ख्वांद अमीर ने की थी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अगर वर्तमान के एग्जाम को देखा जाए तो, ठीक है ना। तो दोस्तों सिकंदर ए आजम कहा किसने? ख्वांद अमीर ने, ठीक है ना। अब दोस्तों इस ख्वांद अमीर को भी कुछ ना कुछ उपाधि तो देगा साहब, कुछ ना कुछ इसको भी देगा, ठीक है ना। अमीर उल अखबार की उपाधि दी, अखबार की उपाधि दी थी, अखबार। दोस्तों अमीर उल अखबार की उपाधि दी हुमायूं ने, किसके लिए? ख्वांद अमीर के लिए। भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, इतनी वफादारी कर रहे हैं तो कुछ तो श्रेय मिलना चाहिए। भाई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, मिलना चाहिए ना। भाई इसको अमीर उल अखबार की उपाधि दी थी, ठीक है, अमीर उल अखबार की उपाधि दी थी। और इसके बारे में, हुमायूं के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। भाई बहुत महान है, ईश्वर का, अल्लाह की छाया है, ठीक है ना। इस तरीके से भी लिखा था, ठीक है ना। तो दोस्तों ख्वांद अमीर ने। तो दोस्तों ये था बाबर से लेकर हुमायूं तक का साहित्य के बारे में था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अकबर वाला साहित्य, ठीक है ना। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब वाला जो साहित्य है उसके बारे में हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो ये है दोस्तों बाबर से लेकर कहां तक? हुमायूं तक के साहित्य के बारे में। एक बात और भी आप समझ लेना, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम बाबर को छोड़कर बाकी जो साहित्य लिखा गया है वे फारसी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। एक बात और समझना, ठीक है ना, एक बात और समझना। तो दोस्तों समझना एक बात, ठीक है, इसमें क्या है? गुप्त काल, यहां पर समझ लेना। गुप्त काल का जो साहित्य है, साहित्य का गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास नंबर 1 आता है गुप्त काल, ठीक है ना, गुप्त काल। हरीशचंद्र वर्मा, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा है समझना। गुप्त काल भी था, वो स्वर्ण काल था। एक नाम इसमें सतीश चंद्र वाला भी जुड़ जाता है, सतीश चंद्र। तो कहा है जो गुप्त काल था वो स्वर्ण काल था, साहित्य का भारत में पहला। इसके बाद जो मुगल काल है ये भी साहित्य का स्वर्ण काल है। कौन सा है? स्वर्ण काल है। पहला कौन सा आ गया? गुप्त काल। उसके बाद दूसरा कौन सा आ गया? मुगल काल। इनके बारे में जो कहा है दोस्तों, कहा है ये साहित्य के दोनों स्वर्ण काल थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें पहली बार साहित्य के बारे में वो जो बहुत ज्यादा लिखा गया था वो किस में लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया था। उसके बाद जो साहित्य में बहुत ज्यादा लिखा गया था
वे मुगल काल में लिखा गया था, इसलिए मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हमारा अकबर है, अकबर के साहित्य के बारे में और हिंदी साहित्य के, अकबर के समय हिंदी साहित्य भी लिखा जाता है, फारसी साहित्य फिर हिंदी साहित्य, उसके बारे में। और दोस्तों अनुवाद विभाग के द्वारा जो जो अनुवाद कराया जाता है फारसी में, उसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी क्लासें आएंगी तो दोस्तों उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी और साथ में आप बेल बटन भी दबाएं। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।